और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीते साल अक्टूबर में निचले सदन में बहुमत खोने के बाद अब सरकार ने उच्च सदन में भी बहुमत खो दिया है। ये 1955 के बाद पहली बार होगा जब जापान में किसी सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं है। इस हार के बाद भी हालांकि पीएम शिगेरू इशिबा ने पद पर बने रहने का निर्णय लिया है, लेकिन आर्थिक संकट के साथ कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही जापान की सत्ता को बनाए रखना उनके लिए अब बड़ी चुनौती होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जापान के सत्ताधारी गठबंधन ने 70 सालों के बाद पहली बार संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा फिर भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रहे। यह स्थिति रविवार को हुए ऊपरी सदन के चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक परिणाम के बाद बन रही है। दरअसल जापानी संसद के उच्च सदन में कुल 238 सीटें हैं। प्रधानमंत्री इशिबा के गठबंधन के पास पहले से 75 सीटें थीं। बहुमत बनाए रखने के लिए उन्हें इस चुनाव में कम से कम 50 सीटें और जीतने की जरूरत थी, लेकिन एलडीपी और केमोते गठबंधन केवल 47 सीटें ही जीत पाया। इनमें से अकेले एलडीपी को 39 सीटें मिली। इससे पहले बीते साल अक्टूबर में भी प्रधानमंत्री शिबा के गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। तब एलडीपी और कोमेतो का गठबंधन निचले सदन के चुनाव में भी बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था। निचले सदन के चुनाव में एलडीपी कोमेतो गठबंधन को 465 में से सिर्फ 215 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि बहुमत के लिए 233 सीटों की जरूरत थी। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान यानी सीडीपी को 148 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में उस समय कोई दूसरा गठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। हालांकि विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री इशिबा ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो वे संसद भंग करके दोबारा चुनाव कराएंगे। इसके बाद विपक्ष पीछे हट गया। 1955 में उनकी पार्टी एलडीपी की स्थापना के बाद ये पहली बार है जब एलडीपी गठबंधन दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है। इससे पहले 3 मौकों पर ऊपरी सदन में बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री को 2 महीनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि प्रधानमंत्री शिबा ने अभी तक ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता समेत कई मुद्दों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां या प्राकृतिक आपदाएं राजनीतिक स्थिति सुधरने का इंतजार नहीं कर सकते। इस चुनाव में महंगाई और अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बिगड़ते आर्थिक हालात जैसे मुद्दों की बड़ी भूमिका रही। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी, लेकिन साथ ही इस चुनाव में दक्षिणपंथी मतदाताओं का वोट भी बढ़ता दिखाई दिया। दूर दक्षिणपंथी पार्टी सेंसेतो ने इस चुनाव में सबसे अधिक चौंकाया। ये पार्टी 2020 में यूट्यूब पर शुरू की गई थी। कोविड महामारी के दौर में इससे वैक्सीन के विरोध और अन्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे मुद्दों के चलते पहचान मिली थी। इस पार्टी के पास पहले केवल 1 सीट थी, लेकिन इस चुनाव में सेंसेतो पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। सेंसेतो जापान फर्स्ट और इमिग्रेशन विरोध जैसे मुद्दों के चलते दक्षिणपंथी हलकों में समर्थन हासिल करती दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिणपंथी दलों को बढ़ता समर्थन अब एलडीपी के पारंपरिक वोट काट रहा है। एलडीपी छोड़कर जाने वाले वोटर्स का मानना है कि मौजूदा पीएम इशिबा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तरह कई मुद्दों पर पर्याप्त राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी रुख नहीं अपनाते। बहुमत न होने की स्थिति में सरकार पहले ही निचले सदन में अन्य छोटे दलों से समर्थन लेकर कानून पारित कराने को मजबूर थी। अब ऊपरी सदन में भी सरकार के सामने यही चुनौती रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल वाधवा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि पीएम इशिबा की सरकार की ऐसी हालत क्यों हुई जापान के अंदर? देखिए, पीएम इशिबा कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक तो जैसा कि आपके रिपोर्ट में बताया गया, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है जापान में, और जो चावल के दाम हैं वो सबसे अहम मुद्दा है इस महंगाई में। दूसरी बात, कुछ समय से जापान इमिग्रेशन की तहत जो उनकी पॉलिसीज रही हैं बाहर से वर्कर्स को लाने की, उसके अगेंस्ट सेंसेतो पार्टी जो है, जो अभी उभर कर सामने आई है, इस बार 14 सीट उनको मिली है, पिछले चुनाव में 1 ही सीट थी, तो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है और उनकी विचारधारा से कई लोग सहमत हैं। इसलिए इस बार महंगाई और एंटी इमिग्रेशन और फिर ट्रम्प के जो टैरिफ जापान पे लग रहे हैं, 25% टैरिफ की धमकी उनको है 1 अगस्त से। और जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है जो कि
एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी काफ़ी दर तक। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है साउथ चाइना सी में चीन के चलते, उससे भी जापान त्रस्त है। तो कोई ऐसी कोई अच्छी खबर इस सरकार के लिए नहीं आई है कुछ महीनों से, और इसके चलते वोटरों ने इनमें इनकी तरफ अपना सहयोग नहीं बढ़ाया है। मुझे लगता है कि जैसे कि इशिबा ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने, कि अगर वे पद पर नहीं बने रहे तो जापान की जो संकट है वो और ज़्यादा बढ़ अनिल जी जाएंगे। यहीं पर सवाल आता है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह सरकार को बहुमत नहीं है तो क्या वो पद पर बने रह सकते हैं? क्या कुछ वहाँ का संविधान कहता है? जी, वो बने रह सकते हैं क्योंकि उनका जो टर्म है ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लाती है तो उस सूरत हाल में वो नए इलेक्शंस के ऐलान करेंगे, और वो नए इलेक्शन झेलने के लिए ऑपोजिशन रेडी नहीं है। हम्म। अनिल जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पीएम इशिबा पद पर बने रहते हैं तो आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने हैं? क्योंकि जापान की बात करें तो जापान की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर बूढ़ी होती जनसंख्या वहाँ पर कम हो रही है। उसके अलावा जो अमेरिकन टैरिफ है उसका भी एक बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने खड़ा हुआ है। तो क्या कुछ चुनौतियाँ हैं जो उनको आने वाले समय में उनको झेलना पड़ेगा? सबसे बड़ी चुनौती तो अगस्त 1 की जो डेडलाइन है ट्रम्प के टैरिफ्स की, वो जापान के सामने है, और इसीलिए उस पर ज़्यादा जोर रहेगा प्राइम मिनिस्टर इशिबा का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कि किस तरह इसका हल निकाला जाए। और दूसरा जो सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि साउथ चाइना सी को लेकर के और जो सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, जापान को कोई इस तरह की होप नज़र नहीं आती कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको एक अश्योरेंस मिले कि अगर कुछ इंसिडेंट वहाँ पर होता है तो जापान के साथ ट्रम्प की सरकार खड़ी हुई है। हालांकि जापान और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, और लेकिन फिर भी उनको ये रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। और तीसरी बात, जो बहुत महंगाई जो बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अगले कुछ हफ्तों में कम होती दिखाई दे रही है मुझे। वो महंगाई निरंतर इसी तरह पर रहेगी जब तक जापान के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते। अनिल जी इसके अलावा एक सवाल और, इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में साउथ कोरिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट है। ये तीन काफ़ी अच्छे एलाई यहाँ पर हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया में भी हम देख रहे हैं वहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी है, और उसके अलावा जापान के अभी ये हालात हो गए हैं। ऐसे में ये जो इन तीनों देशों का यहाँ पर एक कोalition था नॉर्थ कोरिया के खिलाफ या चीन के खिलाफ, वो कितना कमज़ोर होगा? वो ज़रूर काफ़ी उसमें कमज़ोरी आएगी, क्योंकि बाकी के जो डोमेस्टिक मुद्दे जो इन देशों के सामने आ गए हैं, साउथ कोरिया के सामने और जापान के साथ में, इसमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो जो ध्यान केंद्रित था पहले, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो जो उनकी लीडरशिप है वो उनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए जब तक ये समर्थन नहीं होगा इस लीडरशिप को दोनों देशों में, तो ये मुश्किलें बनी रहेंगी। एक अंतिम सवाल अनिल जी, ये जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, हमने जर्मनी में भी देखा, वहाँ पर भी चुनाव में वोटर्स ने काफ़ी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया। जापान में भी हम वो देख रहे हैं, और उसके अलावा अमेरिका की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, ये इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? पूरी दुनिया में ये मुद्दा काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं लोग इसको। ऐसा है कि जापान की इकोनॉमी जो है और जर्मनी की इकोनॉमी है, उनमें कुछ फर्क है। क्योंकि जापान की इकोनॉमी में बुढ़ापा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए वर्कर्स ज़रूर चाहिए। एक तो नंबर एक ये है। दूसरा, जो एबल बॉडीड वर्कर्स हैं वो जापान में बहुत कम है, इसलिए उनकी वेजेस बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए जापान ने ये डिसाइड किया है कि एक कोटा रखकर इमिग्रेशन को खोल देंगे, ताकि जापान में बाहर से वर्कर्स आ सके। और इसके चलते जो सांसेदो पार्टी है उसने इसका अपोज किया है। कि जर्मनी में ये जो इमिग्रेशन का इश्यू है ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज थी इमिग्रेशन की,
और अपने देश को इमिग्रेंट्स के लिए खोलने की ये ईयू की पॉलिसीज हैं और काफ़ी सालों से ये पॉलिसीज एंजेला मर्केल के टाइम से ये पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी। तो वहाँ पर थोड़ा इसमें फ़र्क है, क्योंकि हालांकि अभी जो अपोजिशन है वो अभी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। जापान में ये एक रिलेटिवली नया मुद्दा है और जो सनसेटो जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है उसने उसका पूरा फायदा उठाया। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।